सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या एकेडमी। और हम लोग कवर कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। और जो सीरीज हमारी चल रही थी वो थी इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 32 पढ़ लिया था फंडामेंटल राइट्स में से। और आर्टिकल 32 में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है? इस वाले आर्टिकल में क्या था कि अगर किसी भी इंसान का, किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का अगर जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज होता है, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था, या फिर गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। सो अंडर आर्टिकल 32 अब हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 33। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि क्या आपने कभी देखा है कि जो हमारे इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्स जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, या फिर इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इसके जितने भी सैनिक हैं या फिर जितने भी जो इसमें मिलिट्री पर्सनल होते हैं, क्या कभी देखा है कि ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं? क्या आपने देखा है कभी ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं? क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है कि ये लोग कह सकते हो बहुत बड़ा कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सड़कों पे आके? क्या आपने ऐसा देखा है? या फिर ये जितने भी मिलिट्री पर्सनल है, क्या आप लोगों ने कभी भी अपनी लाइफ में देखा है कि ये लोग स्पीच दे रहे हैं? मतलब स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे रहे हैं, स्पीच अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसा देखा है अपनी लाइफ में? तो ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा। बिकॉज उनको उनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगता है, इनके उनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगता है, और जो कि ज्यादा जरूरी भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी कंट्री के जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं वो क्या रहें, वो डिसिप्लिन रहें, क्या रहें? डिसिप्लिन रहें। और हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, नेशनल सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे। इसीलिए जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है पार्लियामेंट द्वारा लिया जा सकता है या छीना जा सकता है। सबको समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमने भी सारे मिलिट्री पर्सनल्स को फंडामेंटल राइट दे दिए उनके, मतलब अगर ऑन ड्यूटी उनको फंडामेंटल राइट दे दे कि भाई आप लोग धरना कर सकते हो, आप लोग असेंबल होके गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है स्ट्राइक कर सकते हो, तो व्हाट इज दिस? दिस विल बेसिकली एंडेंजर आर व्हाट? दिस विल एंडेंजर आर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन पे भी फर्क पड़ेगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। तो अगर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को बचाना है तो फिर इनके फंडामेंटल राइट्स, जो मिलिट्री पर्सनल है उनके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कर्टेल करना, या फिर उनको लिमिट करना, कर्टेल वर्ड सही नहीं रहेगा, बट उनको लिमिट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इसी वजह से आर्टिकल 33 जो है, इसी वजह से आर्टिकल 33 एम्पावर करता है किसको? इसी वजह से आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि जो पार्लियामेंट है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, और या फिर एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स किसके? मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, या पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि आईबी हो गई एंड रॉ हो गई। तो जितने भी ये मिलिट्री पर्सनल हैं या फिर पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं जो कि ये सारी फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, जैसे आईबी हो गया, या रॉ हो गया, या मिलिट्री फोर्सेस हो गया, आर्म फोर्सेस हो गया, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी कानून द्वारा, कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है और इनके फंडामेंटल राइट्स को या तो रेस्ट्रिक्ट या फिर लिमिट कर सकता है या एब्रोगेट कर सकता है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। इमेजिन करिए कि भाई अगर हम आईबी या फिर रॉ के जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनको खुली छूट दे दें कि भाई आपको जो करना है करिए, कोई इशू नहीं है, तो इमेजिन करिए ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मतलब कोई फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑफिसर रोग हो जाए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत इंपॉर्टेंट जो कंट्री के सीक्रेट्स हैं अगर वो लीक कर दे, तो क्या होगा? तो हमारी जो है सिक्योरिटी एंडेंजर होगी। सबको समझ आ रहा है? इसी वजह से जो है पार्लियामेंट के जो है ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता है एब्रोगेट करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, या फिर इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो पर्सनल्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने की पावर है। सबको समझ आ रहा होगा? ऐसी कोई भी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है। यानी स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो पर्सनल हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सके। सो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? सिर्फ पार्लियामेंट जो है इनके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो है कानून बना सकता है। सबको समझ आ रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया
तो उसको पार्लियामेंट में जो उसको कोर्ट है, कोर्ट्स में उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। सबको समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री पर्सनल्स का अगर फंडामेंटल राइट, अगर कोई भी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट छीना गया या लिया गया या एब्रोगेट करा गया या रिस्ट्रिक्ट करा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री पर्सनल जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं। तो कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। यानी ऐसा कोई भी कानून जो कि इस टॉपिक पे बनता है, आर्टिकल 33 के ऊपर बनता है, तो इसमें जो है क्या है, इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता किसी भी कोर्ट में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है। फिर आगे अगर बात करी जाए, अगर पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बनाता है अंडर आर्टिकल 33, तो इसमें जो है कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड करा जा सकता है। कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड करा जा सकता है। सबको समझ आ रहा होगा कोर्ट मार्शल क्या होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे मैं हूं ना करके मूवी है शाहरुख खान की, और भी बहुत सारी है, जैसे अभी आई थी जवान, पठान कौन सी आई थी, जिसमें जवान आई थी आई गेस। तो उसमें क्या होता है, कोर्ट मार्शल का भी सीन दिखाया है कि उसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं। सो इसी तरह से जो कोर्ट मार्शल क्या होता है, एक ऐसा ट्रिब्यूनल होता है या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि मिलिट्री लॉ फॉलो करती है, या फिर स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाई गई होती है, जिसमें जो है जज या फिर कह सकते हो जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारे आर्म्ड फोर्सेस को ही बिलोंग करते हैं। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। और ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी, ये जो कोर्ट मार्शल होता है, इसमें मिलिट्री लॉ को फॉलो करा जाता है। सबको समझ आ रहा होगा। तो ये अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है आर्टिकल 33 के अंडर, जिसमें जो है फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें जो है एब्रोगेट हो रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो कोर्ट मार्शल जो है, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड करा जा सकता है, कोर्ट मार्शल को एक्सक्लूड करा जा सकता है फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सबको समझ आ रहा होगा। आप सबको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास 32 आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा रिट जुरिस्डिक्शन गया है, और हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग दिया गया है। सो इसमें क्या होता है, ये जब हमने रिट जुरिस्डिक्शन पढ़ा था, तो इसमें हाई कोर्ट या फिर मतलब जो भी हायर कोर्ट होती है, वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। सबको समझ आ रहा है? वो लोअर कोर्ट को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है या सर्श्योरारी कर सकती है। तो वो इसमें जो है रिट एप्लीकेबल होती है। सबको समझ आ रहा होगा। तो अगर कोर्ट मार्शल है, अगर कोर्ट मार्शल है, तो कोर्ट मार्शल को जो है रिट जुरिस्डिक्शन से हटाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ। सबको समझ आ गया होगा। यानी कोर्ट मार्शल के ऊपर रिट जुरिस्डिक्शन नहीं लग सकता अगर कोई कानून कह रहा है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया हुआ। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो आर्टिकल 33 जो कि कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट करे जा सकते हैं या लिमिट करे जा सकते हैं किसी भी आर्मी पर्सनल के या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस के पर्सनल के। तो उसी वजह से पार्लियामेंट ने जो है अलग अलग कानून बनाए हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट, जैसे कि नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, द पुलिस फोर्सेस रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1966। सबको समझ आ रहे हैं? तो इसी वजह से आप मतलब इमेजिन करो, जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस में क्या होता है कि भाई जो है ड्यूटी जो है कभी कभी 2 दिन की एक साथ लगा दी जाती है। मतलब बहुत ज्यादा जो ड्यूटी आवर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर कोई आम आदमी अगर हो, कोई आम आदमी हो और वो कहीं किसी प्राइवेट एरिया या सिविल एरिया में काम कर रहा हो, तो वो तो जो है क्या कर सकते हैं, वो लोग स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर कह सकते हो केस कर सकते हैं कोर्ट में कि भाई हम मतलब ये यहाँ पे लेबर लॉ फॉलो नहीं हो रहा है हमारी प्राइवेट कंपनी में। क्या पुलिस ऐसा कर सकते हैं, क्या पुलिस पर्सनल ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारे ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा हैं तो वो कोर्ट में केस कर दें? तो ऑफ कोर्स वो कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो राइट्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, उनके जो राइट्स हैं वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड हैं, बिकॉज ऑफ एक्ट्स लाइक दीज, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं। आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल नंबर 34 हमें करना है। आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है मार्शल लॉ के साथ। किसके साथ? मार्शल लॉ के साथ, जिसमें जो है रेस्ट्रिक्शन होता है फंडामेंटल राइट्स का किसी भी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर सच लॉ इज इन फोर्स। सबको समझ आ रहा होगा। यानी मैंने ये बोला कि मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में लगा दिया जाए, मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में लग जाता है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब इमेजिन करिए एक कंडीशन ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में म्यांमार से हमला हो जाए, चाइना से हमला हो जाए,
सबको समझ आ रहा है? सारी कंट्रीज हमारे जो है ईस्टर्न पार्ट पे अगर हमला कर दे या फिर वेस्टर्न पार्ट पे पाकिस्तान हमला कर दे, सो वहां पे जो है मार्शल लॉ जो है एक्स्ट्रा मतलब क्या है ये, बहुत ही ज्यादा यूनिक सिचुएशन है जहां पे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैपेबल है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को डील करने के साथ। ऑफकोर्स डिसीजन तो ले सकता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में अगर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर हो जाती है, जहां पे कह सकते हो बाहर से हमला हो गया है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जैसे इंटरनल रेबिलियन हो गया है, मतलब सारे लोग सड़क पे आ गए हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस एरिया में जो है मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और अगर किसी भी एरिया में मार्शल लॉ लगाया जाता है तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है, जितने भी लोग होते हैं जितने भी लोग उस एरिया में रह रहे होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और आर्टिकल नंबर 34 में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 34 में एक तो पहला ये आ गया कि मार्शल लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लगाया जा सकता है, और जहां पे भी मार्शल लॉ लगता है वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। सबको समझ आ रहा होगा। फिर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडेमनीफाई कर दे किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को फॉर द एक्ट्स डन इन कनेक्शन विद मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर कोई जैसे आर्मी का ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर है, और एक एरिया में जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एरिया में या फिर एक्स एरिया छोड़ो, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश जो बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में बाहर से चाइना की साइड से जो है क्या होता है, बहुत बड़ा अटैक होता है, और अगर आर्मी ऑफिसर वहां पे सिविलियंस के ऊपर क्या लगाता है, कुछ एक्शन करता है, आर्मी ऑफिसर जो है सिविलियंस के ऊपर क्या करता है, कोई भी कह सकते हो रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो इस चीज को चैलेंज नहीं करा जा सकता। मतलब पार्लियामेंट जो है इस आर्मी ऑफिसर को बचा सकता है, इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। इसको क्या प्रोवाइड करवा सकता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। क्या? कौन भला? पार्लियामेंट। आई होप सबको समझ आ गया होगा। क्योंकि भाई ये जो आर्मी ऑफिसर था ये क्या कर रहा था, ये इस एरिया में मेंटेन कर रहा था ऑर्डर को, रिस्टोर कर रहा था ऑर्डर को। सबको समझ आ रहा होगा। और ये कब हो सकता है? जब मार्शल लॉ वहां पे एप्लीकेबल हो। सो मार्शल लॉ जो है बहुत ही एक्सट्रीमली कह सकते हो यूनिक सिचुएशंस में लगाया जा सकता है, जब जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम ढंग से ना कर पा रहा हो, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है नाकाम हो रहा हो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे लिबिया में क्या हुआ था, सिविल अनरेस्ट हुआ था। सीरिया में क्या हुआ था, सिविल अनरेस्ट हुआ था। सबको समझ आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऐसे बर्बाद हो चुकी हैं जब सिविलियन सड़क पे आ गए। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बर्बाद हुई हैं जब फॉरेन अटैक्स हुए हैं। जब क्या हुआ है? फॉरेन अटैक्स हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी नहीं होता कंट्रोल करने के लिए सिचुएशन को। इसी वजह से जो है मार्शल लॉ लगाया जाता है। सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। आई होप सो कि मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। और बस इतना याद रखना, मार्शल लॉ में जो है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को अगर वो मेंटेन कर रहा है ऑर्डर, या रिस्टोर कर रहा है ऑर्डर, या फिर कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, तो जो है पार्लियामेंट उसको बचा सकता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है। सबको समझ आ रहा है। कभी कभी होता है ना कि भाई ऑर्डर, मतलब किसी जगह को कंट्रोल करने के लिए जब ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, तो जो है सिविलियंस की डेथ भी हो जाती है, सिविलियंस लोग मरते भी हैं। कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर पुलिस पुलिस या फिर कह सकते हो आर्मी पर्सनल ओपन फायरिंग कर दे, ठीक है, मतलब यहाँ से मतलब ऑपोजिट साइड से फायरिंग हो रही है, तो आर्मी पर्सन को भी जो है रिटेलिएट करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको भी फोर्स यूज करनी पड़ेगी। तो अगर ओपन फायरिंग हो जाती है तो सिविलियंस जो है या फिर जो ऑपोजिट साइड में जो लोग हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इसमें जो है आर्मी पर्सन को बचाया जा सकता है। कैसे? बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 34, जब इनको जो है इम्यूनिटी ग्रांट मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। सबको समझ आ गया होगा। आई होप सो। आर्टिकल नंबर 34 क्या कह रहा है? सो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? यहाँ पे बात हो रही है मार्शल लॉ की। सो मार्शल लॉ एक ऐसी सिचुएशन को बोला गया है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसे। एक ऐसी सिचुएशन को बोला गया है जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कौन रन करता है? मिलिट्री अथॉरिटीज रन करती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने ही रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि फ्रेम होते हैं आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। यानी जो नॉर्मल कानून होता है, जो पार्लियामेंट कानून बनाता है, उसके बाहरी जो है आर्मी पर्सनल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने ही यूज करते हैं, आर्मी या फिर मिलिट्री पर्सनल। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। सो मार्शल लॉ उस
स्पेशल सिचुएशन को कहा गया है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रन करते हैं, मिलिट्री अथॉरिटीज। सबको समझ आ गया होगा। यानी मार्शल लॉ में क्या है, सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ क्या है, ऐसे कानून जो कि कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। सबको समझ आ रहा है। तो ऐसे कानून जब सस्पेंड हो जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, और गवर्नमेंट को कौन रन कर रहा है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स रन करती है या फिर मिलिट्री रन करती है, तो उस सिचुएशन को मार्शल लॉ बोला जाता है। तो दिस इज रिटन इन आर्टिकल नंबर 34। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। इसको मार्शल लॉ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में लगाया जाता है, जैसे कि कहीं वॉर हो गया हो या इन्वेजन हो गया किसी बाहर की कंट्री ने, जैसे रशियन इन्वेजन हुआ यूक्रेन में। इसी तरह से अगर कोई कोई कंट्री है हमारे कह सकते हो इंडिया में इन्वेजन करने की कोशिश करे, तब मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इंसरेक्शन या फिर या कह सकते हो रेबेलियन हो गया है, या दंगे हो गए, राइट्स हो गए, या फिर कोई भी वायलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है, सिविल अनरेस्ट हो रहा है, तो क्या है, मार्शल लॉ किसी भी उस पर्टिकुलर एरिया में लगाया जा सकता है। इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे फिलॉसफी है कि रिपेल करो फोर्स को फोर्स से, यानी फोर्स का जवाब किससे दो, फोर्स से। सबको समझ आ रहा है। तो इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये है, क्योंकि फोर्स के जरिए ही जो है मेंटेन करा जा सकता है ऑर्डर इन द सोसाइटी। सबको समझ आ रहा है। और जब भी ये मार्शल लॉ लगाया जाता है, तो मिलिट्री अथॉरिटीज के पास एबनॉर्मल पावर्स आ जाती है, ऐसी पावर्स जो कि कह सकते हो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती। तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स इनके पास आ जाती हैं, जिससे ये नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं क्या करने के लिए, जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। सबको समझ आ गया होगा। तो मिलिट्री अथॉरिटीज मार्शल लॉ के दौरान क्या कर सकती हैं, रेगुलेशंस लगा सकती हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं सिविलियंस की मूवमेंट पे या सिविलियंस के राइट पे। इवन जो है डेथ भी कह सकते हो दे सकती हैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को, अगर उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में जरूरी है इस इंसान को मारना। सबको समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल सिचुएशन में मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्शल लॉ के बारे में अगर बात करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि भाई अगर मार्शल लॉ लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा का सीधा सस्पेंड हो जाएगी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस सस्पेंड हो जाएगा। मतलब मार्शल लॉ लगाया है, तो उसको एक्सप्लिसिटली जो है मेंशन करना पड़ेगा। अगर मार्शल लॉ लगाया तो उसमें एक्सप्लिसिटली जो है मेंशन करना पड़ेगा क्या, कि भाई हेबियस कॉर्पस को जो है हटाया गया है। अगर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा, तो हेबियस कॉर्पस जो है अपने आप से जो है क्या क्या नहीं होगा, अपने आप से सस्पेंड नहीं होगा। सबको समझ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया हमारा मार्शल लॉ। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हम एक बारी डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी के बीच में। तो मार्शल लॉ जो है आर्टिकल नंबर 34 डील करता है, और नेशनल इमरजेंसी कौन डील करता है, आर्टिकल नंबर 352। सो मार्शल लॉ की अगर बात करी जाए और नेशनल इमरजेंसी की बात करी जाए, दोनों को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में लगाया जाता है, और दोनों में जो है डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होता है जब एक मार्शल लॉ लगाया जाता है किसी एरिया में, या फिर नेशनल इमरजेंसी अनाउंस करी जाती है किसी भी एरिया में। सबको समझ आ रहा होगा। तो जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट पड़ता है। किस पे पड़ता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर किसी एरिया में नेशनल इमरजेंसी, या पूरे के पूरे कंट्री में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होते ही हैं, लेकिन साथ में सेंटर स्टेट रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं। सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो है चेंज हो जाती है। रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट जो है चेंज हो जाती है, और इसमें जो है पार्लियामेंट की ड्यूरेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्शल लॉ से सिर्फ किस पे अफेक्ट आता है, फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट आता है, और नेशनल इमरजेंसी में इतने सारे चेंजेस आते हैं। सबको समझ आ रहा होगा। और जब मार्शल लॉ लगता है, तो जो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। यानी जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती हैं आपकी, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स को जो है, ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स जो है सस्पेंड हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए नेशनल इमरजेंसी की, यहाँ पे गवर्नमेंट और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हैं वो कंटिन्यू में रहती हैं, वो कंटिन्यू रहती हैं, वो सस्पेंड नहीं होती। सबको समझ आ रहा होगा। मार्शल लॉ को कब लगाया जाता है, जब जो है ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो गया हो। जब क्या हो गया हो, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ हो गया हो, जब कानून व्यवस्था या पूरा कह सकते हो किसी एरिया में बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गया हो, तब उस स्पेशल सिचुएशन में लगाया जाता है। सबको समझ आ रहा होगा। और
मार्शल लॉ में जो कंडीशंस हैं एज सच स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मार्शल लॉ किसी भी रीजन की वजह से लगाया जा सकता है। सबको समझ आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स सिचुएशन को जो है एक्सट्रीमली कह सकते हो यूनिक होना चाहिए, तब जाके मार्शल लॉ लगता है। लेकिन एज सच एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिकली लिखा नहीं है आर्टिकल नंबर 34 में कि मार्शल लॉ कब लगाया जाता है। बट इतना है कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में लगता है। स्पेसिफिक रीजन नहीं लिखा हुआ है कि किस सिचुएशन में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। सो किसी किसी भी कह सकते हो ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, या फिर जब ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, तब जाके मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 कंडीशन में लगती है। एक तो वॉर की वजह से लग सकती है, एक एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से लग सकती है नेशनल इमरजेंसी, तीसरा क्या है, जब कभी भी आर्म्ड रेबिलियन हो जाए। क्या क्या हो जाए? आर्म्ड रेबिलियन, यानी लोग जो है हथियार उठा ले सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, तब जाके जो है नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो 3 कंडीशन आप ये याद रखिएगा। इट इज इम्पोज, नेशनल इमरजेंसी सिर्फ थ्री थ्री कंडीशंस में या फिर 3 ग्राउंड्स पे लगती है। जब वॉर हो जाए, या एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहर से कोई अग्रेशन करे दूसरी कोई कंट्री, या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, तब जाके नेशनल इमरजेंसी लगती है। मार्शल लॉ की बात करी जाए, ये सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द कंट्री में लगता है। मार्शल लॉ जो है स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द कंट्री में लगता है। मार्शल लॉ मैंने बताया था स्टार्टिंग में, दैट विद इन अ स्पेसिफिक एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये मैंने बताया था आपको मार्शल लॉ में बिल्कुल स्टार्टिंग में। और जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे के पूरे कंट्री में लगाई जा सकती है, या किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में लगाई जा सकती है। सबको समझ आ रहा होगा। मार्शल लॉ लगाने का जो तरीका है वो ढंग से मेंशन नहीं है, वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी ये क्या है, इम्प्लिसिट है। ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो प्रॉपर और डिटेल्ड तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, यानी ये क्या है, एक्सप्लिसिट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड मार्शल लॉ। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। ये जो मैंने टेबल बताई है ये आपके लक्ष्मीकांत में भी है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना रहा हूँ। और जैसे ही ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हमारा जो ये वाला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, ये भी ओवर हो जाएगा। सो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।